Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss an important topic of your syllabus, that is punctuation. This is not something new for you, but a lack of practice makes it difficult for us to punctuate our written text. अब आप उर्दू में भी इनसे वाकिफ़ हैं, रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से जानते हैं इन्हें, और इनका इस्तेमाल भी आपने बहुत हद तक सीखा होगा। देखें, जब हम बोलते हैं तो हम अपने अदायगी से, अपने अंदाज से अपने फ़िक्रे को पंक्चुएट करते हैं और मतलब जो है वो कन्वे करते हैं, समझाते हैं सुनने वाले को कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक बड़ी आम सी कॉमन सी मिसाल है जो मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। पहले इसको मैं अपने लहजे के उतार चढ़ाव के बगैर आपको सुनाती हूँ, ताकि आप सुनें कि लहजे का उतार चढ़ाव कितना ज़रूरी है मतलब समझाने के लिए। मसलन हम कहते हैं, उठो मत बैठो, रुको मत जाओ। तो ये दो मैंने फ़िक्रे आपके सामने बोले हैं, और सुनने वाले के लिए ये कंफ्यूजिंग है कि मैं उठने का कह रही हूँ या बैठने का, रुकने का कह रही हूँ या जाने का। अब मेरे लहजे का उतार चढ़ाव एक ही फ़िक्रे के दो मुख्तलिफ मफ़हूम पेश कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से उठो मत बैठो, तो इट मीन्स आई एम आस्किंग द पर्सन टू स्टैंड अप। सिमिलरली, इफ़ आई से उठो मत बैठो, सो द मीनिंग चेंजेस ऑल टुगेदर। एंड इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल यू सी, रुको मत जाओ। अब मैं इसको पंक्चुएट करती हूँ, रुको मत जाओ, तो इट मीन्स कि आई एम आस्किंग द पर्सन टू स्टॉप वेयर एवर ही इज़ एंड डोंट लीव। और अगर मैं बोलती हूँ रुको मत जाओ, तो आई एम आस्किंग दैट पर्सन टू लीव। तो ये हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारे लहजे का उतार चढ़ाव दूसरे के सामने मफ़हूम क्लियर कर देता है, लेकिन तहरीर में हमें ये एडवांटेज हासिल नहीं है। सो यूजिंग पंक्चुएशन करेक्टली इज़ इम्पॉर्टेंट in ensuring that you communicate properly. One of the features of good writing is the ability of the writer to use proper punctuation devices to shape his meanings. So first of all, let's discuss what punctuation marks are. Punctuation marks are marks or stops which divide a long sentence or a passage into small parts to enable the reader to understand the meaning properly. Here are some major punctuation marks in front of you. They are full stop, or we call it period as well, colon, semicolon, comma, mark of interrogation, mark of exclamation, apostrophe, inverted commas or speech marks, quotation marks. Then comes the capital letters, hyphen, dash, parenthesis. Let's discuss them one by one. The very first punctuation mark in front of you is full stop. ये बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं इसका इस्तेमाल। तो दिस इज़ जस्ट फॉर रिवीजन सेक कि वेयर टू यूज़ अ फुल स्टॉप। तो द वेरी फर्स्ट यूज़ इज़ दैट टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी जहाँ पर फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है उसको दूसरे फ़िक्रे से अलहदा करने के लिए आप वहाँ फुल स्टॉप ऐड करते हैं। ये एग्जांपल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। शी वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी, सो द सेंटेंस इज़ कंप्लीट एंड यू पुट ए फुल स्टॉप ओवर देयर। ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड सिमिलरली cooking is my favorite hobby. You see, when the sentence is complete, you put a full stop over there. The second common use of full stop is we use it with abbreviations like Mr., Doctor, or UNO, United Nations Organizations, and WHO, World Health Organization. अगरचे ग्रामर में इसको अहमियत दी जाती रही है, लेकिन अब कॉमन इस्तेमाल में हम अब्रीवेशंस के साथ मोस्टली फुल स्टॉप को ओमिट कर देते हैं। अब आपके सामने सेकेंड इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है कॉमा, एंड वी आर गोइंग टू सी सम यूजेस ऑफ कॉमा।
The very first use of comma is that we use it to separate independent clauses. A clause, you know very well that clause is a small part of a big sentence. When a sentence has more than one sentence in it, smaller sentences make a big sentence, then each part is a clause. ठीक है, तो क्लॉजेस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, यानी फ़िक्रे के अंदर दो छोटे फ़िक्रे हैं या दो से ज़्यादा हैं, उनको एक दूसरे से अलहदा करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल. ही वॉकड डाउन द स्ट्रीट, कॉमा, एंड देन टर्न द कॉर्नर. तो दोनों, ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, ये भी एक मुकम्मल फ़िक्रा हो सकता है, और ही टर्न द कॉर्नर भी एक मुकम्मल फ़िक्रा हो सकता है. जब हमने इनको कंबाइन किया है तो इनके दरमियान में हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है. यू कैन गो शॉपिंग विद मी, कॉमा, और यू कैन गो टू अ मूवी अलोन, फुल स्टॉप. वी कैन गो टू द ज़ू, कॉमा, और वी कैन गो टू द मूवी थिएटर, फुल स्टॉप. दे लाइक चॉकलेट, कॉमा, but they like vanilla better. And James wants to leave now, comma, yet we must wait for his little brother, full stop. The second use of comma is that we have to put a comma after an introductory phrase or clause. तो जब भी फ़िक्रे के आगाज़ में जो तारफ़ी जुमला आता है, जिसके बाद वजाहती फ़िक्रा आता है, वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉमा का. जैसे ये पहला फ़िक्रा है आपके सामने. When Ewan was ready to iron, comma, his cat tripped on the cord. Second sentence है, near a small stream at the bottom of the canyon, comma, park rangers discovered a gold mine, full stop. Third sentence है, when Ali reached the school, comma, he realized that he had left his English notebook at home. And fourth one is, after I completed my homework, comma, I decided to watch a movie. The third use of comma. Use a comma between all items in a series. यानी अगर एक ही जैसी बहुत सारी अशिया का तज़किरा एक फ़िक्रे में आ रहा हो, तो उन अशिया को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप वहाँ कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, आखिरी दो चीज़ों के दरमियान ये ऑप्शनल है, जहाँ पर आप एंड का इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे पहली मिसाल है, वी बॉट एप्पल्स, पीचेस एंड बनानास टुडे. तो देखें, ये तीनों फ्रूट्स के नेम हैं, तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है. सो दिस इज़ ए सीरीज़ ऑफ वर्ड्स. देन मैरी प्रॉमिस्ड दैट शी वुड बी अ गुड गर्ल, कॉमा, दैट शी वुड नॉट बाइट हर ब्रदर, कॉमा, and that she would not climb onto the television. Here you find a series of clauses. यानी ये सब अपनी अपनी जगह छोटे छोटे जुमले हैं, जिनको हमने एक बड़े जुमले में, एक बड़े फ़िक्रे में एक कंबाइन कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है. The instructor looked through his briefcase, through his desk, and around the office for the lost grade book. So this is a series of phrases. तो एक सीरीज़ है एक ही नौयत की, तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. चौथा यूज़ कॉमा का आपके सामने है. वी यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. अब रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को भी आपको समझना चाहिए कि ये फ़िक्रे में वजाहती जुमले होते हैं जो किसी नाउन की वजाहत कर रहे होते हैं. नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होगी कि जिसको अगर आप सेंटेंस में से ओमिट भी कर देते हैं तो वो सेंटेंस अपना मफहूम कंप्लीट दे रहा होता है. और ये कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की एक पहचान ये भी है कि इसके साथ, इसके बिगिनिंग में, इसके एंड पे कॉमास का इस्तेमाल होता है. जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी वो विदाउट कॉमास होगी, यानी वो फ़िक्रे के साथ लाजमी तौर पर वैसे ही उस नाउन के साथ मौजूद होगी. जैसे आपके सामने पहला फ़िक्रा है, स्टीवन स्टॉर्म हुज शो यू लाइक विल होस्ट अ पार्टी नेक्स्ट वीक. तो इसमें से हुज शो यू लाइक, इसके इर्द गिर्द कॉमास मौजूद हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्लॉज जो है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है. अगर आप इसको ओमिट कर देते हैं तो भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट रहेगा. तो हमने नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को सेट ऑफ करने के लिए, बाकी सेंटेंस से अलहदा करने के लिए हमने कॉमास का इस्तेमाल किया है. सेकेंड देखिए, जॉन हु स्पेंट द लास्ट 3 days फिशिंग,
कॉमा इज़ बैक ऑन द जॉब अगेन। तो ये जॉन के लिए ही वजाहती फ़िक्रा है, हु स्पेंट द लास्ट 3 days फिशिंग। तो इसके बिगिनिंग में और एंड में हमने कॉमास को ऐड किया है और ये एक नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको हज़फ भी किया जा सकता है। केली who just graduated from high school, is an accomplished skater। तो केली के बारे में ही ये मालूमात और दी जा रही हैं कि शी हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। तो अगर हम इसको तो ये एक इजाफी मालूमात हैं, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है, इसके बिगिनिंग और एंड पे कॉमा का आना ज़रूरी है। लास्ट वन, द जेंटलमैन हु इज़ स्टैंडिंग बाय द फायर प्लेस इज़ अ वेल नोन कंपोज़र। तो अब आप देखिए कि जेंटलमैन और सेकंड पार्ट हु इज़ स्टैंडिंग बाय द फायर प्लेस, इनके दरमियान कॉमा नहीं है। तो ये क्लॉज अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बनती है, एसेंशियल क्लॉज बनती है। अगर आप इसको हज़फ करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। हम जेंटलमैन के बारे में एक क्वेश्चन मार्क देयर विल बी इन आवर माइंड, हु दैट जेंटलमैन इज़ अबाउट होम वी आर टॉकिंग। सो वी डोंट पुट ए कॉमा बिफोर ए रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, राइट? So this is the difference of use for comma between non-restrictive clauses and restrictive clauses. Let's move to the next use. Use a comma to set off positives. तो ये positives मिलते जुलते ही हैं clauses के साथ, लेकिन ये कि ये phrases हैं। नंबर 2 ये कि ये विदाउट conjunctions हैं, इनके साथ कोई conjunction नहीं आता। पहली एग्जांपल देखें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग द विक्टोरियन पोएट, कॉमा आया दोनों तरफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉमा द विक्टोरियन पोएट कॉमा इज़ फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो ये एक वजाहती टुकड़ा है, फ्रेज़ है द विक्टोरियन पोएट, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में एक इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो वी आर यूजिंग कॉमास इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ दिस पॉजिटिव। द सेकेंड एग्जाम्पल, लुक हियर, the poet Browning is famous for his dramatic monologues. Here you don't see any comma because there is no positive here. Third one is the Quaid-e-Azam, comma, the founder of Pakistan, comma, was born in Karachi. This is a very common sentence and almost all Pakistani students are aware of this one. तो आप देखते हैं कि the founder of Pakistan is a phrase that is being used for the Quaid-e-Azam. तो इसको सेट ऑफ करने के लिए, इसको बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हम इसके बिगिनिंग और एंड पे कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि सिमिलरली आप वो कायदा अल्लामा इकबाल के बारे में भी आप इस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अल्लामा इकबाल कॉमा आवर नेशनल पोइट कॉमा वाज बोर्न इन सियालकोट, ठीक है ना? तो अब आप इन कॉमास को जब भी व्हेन एवर यू लुक एट रिटन सेंटेंस, try to understand how it has been punctuated, where the writer has used a comma or a full stop or a colon। तो लिखी हुई जो इबारत है, जो written text in front of you, if you look at it closely you will find the use of punctuation marks। तो देखने से ही आप सीखेंगे कि कहाँ पर कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क नेसेसरी है, कौन सा अननेसेसरी है, और किसके बगैर हमारी स्पीच जो है वो अपना मफहूम कन्वे नहीं कर पाएगी। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट इज़ यूज़ अ कॉमा टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस। तो हम सब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम आवर मिडिल क्लासेस वी स्टार्ट लर्निंग नरेशन and where we address somebody directly। तो जिसमें हम किसी शख्स को डायरेक्ट मुखातिब कर रहे हों और मुखातिब शख्स का नाम मेंशन किया जा रहा हो, तो उस शख्स के नाम को भी हम बाकी स्पीच से अलहदा करते हैं कॉमास के इस्तेमाल के साथ। जैसे ये आपके सामने you see that the meaning of all these 3 sentences is the same, but it can be punctuated in 3 different ways. I think John, I think comma John comma you are wrong, right? तो जॉन वो शख्स है जिसको मुखातिब किया जा रहा है, तो उसकी बिगिनिंग और एंड दोनों तरफ हमने कॉमा इस्तेमाल किया है। तो किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली व्हेन वी प्लेस जॉन इन द बिगिनिंग, देन वी नीड ओनली 1 कॉमा टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जॉन कॉमा आई थिंक यू आर रॉन्ग।
and in the third sentence this same sentence has been rephrased. I think you are wrong, comma, John. So in all these three sentences you can see that the name of the person who is being addressed to is separated from the rest of the speech by the use of comma. Next one is use commas to set off direct quotations. जब आप किसी की कही गई बात को बयान करते हैं तो यू यूज़ अ कॉमा, और कही गई बात कही गई तो इन्वर्टेड कॉमास आते ही हैं, स्पीच मार्क्स आते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ कॉमा. तो डायरेक्ट स्पीच में जो आपकी रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच होती है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ कॉमा. आई एम टायर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और जिस बंदे ने ये बात कही है उससे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स वाली बात को दूसरे सेंटेंस से अलहदा करने के लिए वी हैव यूज्ड अ कॉमा. आई एम इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई एम टायर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स एंड, कॉमा, ही मटर्ड, ही सेड, कॉमा, वी नीड टू लोअर टैक्सेस. तो यहाँ भी हमने डायरेक्ट स्पीच को, कोटेशन मार्क को अलहदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया है. If I don't wake up in time, comma, he whispered, comma, I will be in trouble. तो देखें अगर दरमियान में आ रही है वो बात और दोनों तरफ ही आपकी स्पीच मार्क्स मौजूद हैं, या कही गई बात दो टुकड़ों में है और दरमियान में कहने वाले का तस्करा है, तो उसके बिगिनिंग और एंड दोनों जानिब आपको कॉमा नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एज यू आर क्वाइट यूज टू लुक एट दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस इन योर नरेशन. यस, यूज़ ऑफ कॉमा विद डेट्स, एड्रेसेस, टाइटल्स एंड नंबर्स. तो इन सब की एग्जांपल्स दी गई हैं कि कॉमा का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूरी है जब आप डेट्स मेंशन करते हैं. देखें, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू इज़ टुमारो विल बी संडे, कॉमा, December 2. तो डेट को हमने डे से अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग ए कॉमा. जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज बॉर्न ऑन February 22, कॉमा, 1732. तो मंथ, डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा नज़र आ रहा है. देन दीज आर एड्रेसेस. जब आप कोई पता, कोई एड्रेस लिखते हैं तो उसमें भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. जस्ट लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, जॉन लेनन वॉज बॉर्न इन लिवरपूल, कॉमा, लिवरपूल इज़ द नेम ऑफ द सिटी. इंग्लैंड, कॉमा, दैट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री. इन 1940, दैट इज़ आवर डेट और ईयर, फुल स्टॉप. तो तीनों को अगर हम बग़ैर पंक्चुएशन मार्क्स के लिखेंगे तो ये कोई एक लंबा चौड़ा सा फ्रेज़ तो बन सकता है, बट इट वुड लूज़ इट्स मीनिंग. प्लीज़ सेंड द लेटर टू ग्रेग कैल्विन एट 708 स्प्रिंग स्ट्रीट. तो फ़र्द का नाम आ गया और उसकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है, जो उसकी रेजिडेंस है, वो मेंशन हो गई. देन वी पुट अ कॉमा. आफ्टरवर्ड्स कम्स दी name of the state or city, Washington, comma, and then the code IL 61571, full stop. Then there are titles. Here you have a sentence, Ahmed Ali, comma, MD, comma, has been appointed to the board. तो अहमद अली का टाइटल है कि वो MD है उस कंपनी में, तो उसके टाइटल को हमने बाकी सेंटेंस से सेपरेट किया, तो हमने उसके बिगिनिंग और एंड पे कॉमा का इस्तेमाल किया. द लास्ट वन इज़ वी यूज़ कॉमास विद नंबर्स. तो हम जब डिजिट्स लिखते हैं, जब हम गिनती ये लिखते हैं, तो कॉमन रूल ये है कि राइट हैंड से अगर आप काउंट करें तो हर थर्ड डिजिट के बाद आप एक कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं. फोर जो डिजिट्स तक तो ये ऑप्शनल है, लेकिन 4 से नेक्स्ट ये एक मस्ट है, ये कंपल्सरी है कि आपने कॉमास इस्तेमाल करने हैं ताकि आपकी काउंटिंग का जो फिगर है वो करेक्टली पढ़ा जा सके. राइट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉमा. वी मूव टू आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ कॉलन. कॉलन आप देख सकते हैं कि दीज आर 2 डॉट्स. 2 डॉट्स हैं ऊपर नीचे,
और ये हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका इस्तेमाल सीखा जाना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ मस्ट फॉर करेक्ट राइटिंग, राइट. तो इसके कुछ कॉमन यूजेस देख लेते हैं. वेयर वी यूज़ कॉलन्स. फर्स्ट वन इज़ प्रायर टू अ लिस्ट. जब आप कोई लिस्ट बयान करने लगते हैं तो उस लिस्ट के बयान करने से पहले आप वहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे पहली मिसाल देखें, आवर गर्ल्स सॉफ्टबॉल टीम विल प्ले द फॉलोइंग राइवल्स. तो किसी बच्चियों की, गर्ल्स की टीम का तस्करा हो रहा है जिन्होंने कुछ दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है. तो उन टीम्स के नाम मेंशन करने से पहले, वो लिस्ट देने से पहले हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है. तो आवर राइवल्स कॉलन, और आगे उन टीम्स के नाम हैं, वो पूरी लिस्ट है. और लिस्ट का उसूल हम पढ़ चुके हैं कि उसमें हमने लिस्ट में एक जैसे नेम्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ कॉमास. सो यू कैन सी कॉमास हेयर. एबरडीन comma, Fort Hays State, comma, and Southwestern Oklahoma State, full stop. The second example is that the bookstore specializes in 3 subjects. तो एक बुक स्टोर पे किस तरह की किताबें अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट मेंशन करने से पहले we are supposed to use or put a colon over here. So the sentence will be written in this form. The bookstore specializes in 3 subjects, colon, and now come those 3 subjects: art, comma, architecture, comma, and graphic design, full stop. तो लिस्ट के दरमियान हमने कॉमास का इस्तेमाल किया, और लिस्ट और बाकी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट यूज इज दैट बिफोर एन एक्सप्लेनेशन दैट हैज़ अ कंप्लीट क्लॉज और सेंटेंस बिफोर इट. तो किसी भी एक्सप्लेनेशन से पहले जो अगर एक मुकम्मल फ़िक्रा आया हुआ है, एक क्लॉज आई हुई है, तो यू आर सपोज टू यूज़ अ कोलन ओवर देयर. लुक एट दिस सेंटेंस. देयर वॉज ओनली वन प्रायोरिटी लेफ्ट फॉर मी टू सी. अब मेरे सामने एक ही तरजीह बाकी रह गई थी. तो ये अपने तौर पर एक क्लॉज है. तो अब क्लॉज को और वो जो तरजीह है, वो प्रायोरिटी है, उसको मेंशन करने से पहले वी आर गोइंग टू यूज़ अ कॉलन. Finishing my homework, that was the priority, full stop. There was only one priority left for me to see, colon, finishing my homework, full stop. तो ये आपका properly punctuated sentence बन जाएगा. Then we use column to indicate time. It is a very common use and we are well aware of it कि जब आप वक्त बयान करते हैं तो hours, minutes, seconds को separate करने के लिए उनके दरमियान आप colon का इस्तेमाल करते हैं. The train leaves at 3:47 PM. कि ट्रेन 3:47 पर शाम को रवाना होगी. तो you see that between 3 and 47 we have used colon. I will be meeting you at 9:15 AM today. आज 9:15 पर सुबह मैं आपसे मुलाकात करूँगा. तो देखिए कि 9:15 को पंक्चुएट किया है हमने कॉलन की हेल्प के साथ, कि आवर्स और मिनट्स को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉलन. द नेक्स्ट यूज़ ऑफ कॉलन इज़ दैट बिटवीन ए टाइटल एंड सब टाइटल. तो एग्जांपल देखें, आपके सामने दी गई है कि बुक का मेन टाइटल दिया गया है और फिर उस मेन हेडिंग के अंडर जिस बात पर वो बुक लिखी गई है, उस मेन हेडिंग के तहत जो सब टाइटल है वो मेंशन किया गया है विद अ कॉलन. द टेक्स्ट बुक for our class is called Ideas Across Time, colon. अब Ideas Across Time जो है that is the main title of the book. अब Ideas Across Time में से जिस टॉपिक को चूज़ किया गया है उसको बयान करने से पहले we are using a colon. And what is the topic? Classic and Contemporary Reading for Composition, full stop. तो ये आपका sentence complete हुआ with the use of a colon. The movie I liked the best was Impossible Journey, colon, never say never. ठीक है, तो इम्पॉसिबल जर्नी के अंडर एक और मूवी है जिसको वो बयान कर रहे हैं कि वो है नेवर से नेवर. तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है. ए स्क्रिप्चर रेफरेंस. स्क्रिप्चर्स होती हैं आपकी हॉली बुक्स, जैसे कुरान है. तो जब कुरान की किसी सूरत का और आयत नंबर का हवाला देते हैं तो सूरत नंबर और आयत नंबर को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन सी अ सेंटेंस ओवर हेयर. इंडिकेट द चैप्टर ऑफ सूरा
टाइटल 1 वर्स 6 इन द कुरान लाइक दिस। तो अगर सूरह 1 की हमने या सूरह 2 की हमने बयान करनी है, 6 वर्स बयान करनी है, तो हम उसको यूँ लिखेंगे सूरह 1 कॉलन 6 फुल स्टॉप। तो ये आपका रेफरेंस देने का तरीका हो जाएगा कि आपने स्क्रिप्चर को कैसे रिफ़र किया है। देन कम्स टू इंडिकेट ए रेशो, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कॉलन। निस्बत तनासिब के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। जब भी आप निस्बत तनासुब बयान करते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है या कम है, तो उस निस्बत को बयान करते हुए वी यूज़ कॉलन। द रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग्स वॉज 4:1, कि बिल्लियों और कुत्तों की शरह के डॉग्स के मुकाबले में कैट्स कितनी थी, 4:1, राइट। तो इनके दरमियान में वी हैव यूज्ड ए कॉलन. So this is the third use of colon and you should learn it as well. When not to use a colon, this is another important topic. हर जगह पे colon का इस्तेमाल नहीं करना, कहाँ करना है और कहाँ उसको avoid करना है, you have to learn it. For example, you are not supposed to use a colon after a verb of being, जहाँ पर बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए. अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, होने को जो बयान करे. इज़ एम आर हैं, वॉज वर हैं, विल बी, शेल बी. तो यू आर नॉट सपोज टू यूज़ अ कॉलन आफ्टर इज़ एम आर वॉज वर. सो यू कैन सी एन एग्जाम्पल ओवर हेयर. द फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्टली पंक्चुएटेड. हर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर कॉलन मैथ एंड इंग्लिश. तो आर के बाद कॉलन का इस्तेमाल इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग. यू हैव टू अवॉइड इट. तो करेक्टली हाउ वुड वी राइट दिस सेंटेंस करेक्टली? यू कैन सी हर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मैथ्स एंड इंग्लिश. दैट्स ऑल. आफ्टर अ preposition, similarly when there occurs a preposition in the sentence, you are not supposed to separate it with the rest of the speech or from the rest of the sentence by using a colon. You are not supposed to do that. अब फर्स्ट सेंटेंस देखें जो कि इनकरेक्टली पंक्चुएटेड है. हैमलेट वॉज रिटन बाय कॉलन शेक्सपियर. दिस इज रॉन्ग. यू आर नॉट सपोज टू यूज कॉलन आफ्टर preposition. Now you see that by is a preposition and you are not you should not use a colon over here. So it would be written correctly in the second way. Hamlet was written by Shakespeare. There is no need of a colon between by and Shakespeare. After words or expressions, अब इस तरह के जो words और expressions हम अपने sentences में इस्तेमाल करते हैं, मसलन हम लिखते हैं for example, including और namely. तो such type of words or expressions don't need a colon. अब incorrect sentence देखें. She has many hobbies, comma, including colon. Dancing, comma, quilting, comma, reading and cooking, full stop. तो colon here is unnecessary. We are not supposed to put a colon over here. तो करेक्टली हम इसको कैसे लिखेंगे? शी हैज़ मैनी हॉबीज़ इंक्लूडिंग डांसिंग, क्विल्टिंग, रीडिंग एंड कुकिंग. राइट. Thank you so much for watching. This is all for today, and inshallah we will continue in our next lecture with some other good marks of punctuation. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullah.